नमस्कार, आपके मनसुख भाई सुवागिया। आज का विषय है फूल की सब्जी। हमारे जो गांव के किसान हैं वो तो ऋतु ऋतु की सब्जी खाते हैं। ये है हमारे मोरपीच बैगन, एक प्रसिद्ध जाति। ये देसी गिलकी, ये देसी चौड़ा और ये देसी गवार, वो भी भाग्यशाली है। लेकिन दुर्भाग्य तो शहरी जनों का है। उनको तो पता ही नहीं कि कौन सी सब्जी ऋतु की है और ऋतु विरुद्ध की। वो तो ऋतु विरुद्ध की कोबी, फुलावर, टमाटर और ऋतु विरुद्ध के बैगन खाने में ही अपना जीवन गुजार देते हैं। जीते नहीं है, गुजार देते हैं। वो उनका दुर्भाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य का पता नहीं है। तब दैवी जीवन वो है, तीनों ऋतु की सब्जी, प्राकृतिक सब्जी लगाकर जो किसान खाता है और फूलों की भाजी खाता है। तो आपको ताज्जुब लगेगा, आश्चर्य कि फूल की भाजी बन सकती है। लेकिन आपके मनसुख भाई ने तरह तरह के फूल की जो भाजी खाई है ना, उनका ही हम वर्णन करते हैं। उसमें सबसे पहला है इंद्रजौ के फूल की भाजी। इंद्रजौ डायरिया, अगर हमारे टॉयलेट में खून बहता हो तो उनका उपाय वो इंद्रजौ का बीज है और उनका उपाय उनके फूल भी है। तो इंद्रजौ के फूल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में खिलते हैं जंगल में। उनकी भाजी खाने से वो बुखार का परम औषध है और जो डायरिया की तकलीफ है उनका परम औषध है। और दूसरा है रोहिणी वृक्ष के फूल। रोहिणी वृक्ष का फूल है वो हमारे घाव लगता है, वो घाव मिटाने का और हड्डियों को मजबूत बनाने का वो काम करता है। उस सबसे श्रेष्ठ भाजी है ये अगत्य का वृक्ष, जिसको हमारे गुजराती में अगथिया बोलते हैं। अभी एक दूसरे में भी हमने वर्णन किया, ये अगथिया का फूल। दमनिया साहब बोलते हैं कि उनकी भाजी तो स्वाद ब्रह्म है। अगत्य का सितारा जब निकलता है तारा, तब से उनमें उसी दिन फूल लग जाते हैं और 6 महीना वो अगत्य का उदय रहता है तो 6 महीना उनका फूल मिलते रहते हैं। और जिस दिन अगत्य का अस्त हुआ उसी दिन वृक्ष पर के सभी पत्ते और फूल गिर जाते हैं। वो है प्रकृति की दिव्यता, प्रकृति की चेतना। उनके फूल की भाजी खाने से सर्द दर्द की वो परम संजीवनी है। दमनिया साहब कहते हैं ऐसा कोई मस्तिष्क का रोग नहीं है जो अगत्य के वृक्ष की फूल की भाजी खाने से वो ठीक न हो। तो वो सर दर्द, मगज के रोग और रतांधना जो रात्रि को हमें दिखाई नहीं देता, वो उनका ये परम संजीवनी औषध है और आंखों की ज्योति बढ़ाता है। वैसे सिमड़ा वृक्ष का फूल, उसको हिंदी में सिमड़ा ही कहते हैं, सालमली संस्कृत में कहते हैं। सालमली और सिमड़ा वृक्ष का फूल के भाजी वो स्त्रियों को सफेद प्रदर और रक्तस्राव, कि हमारे शरीर में से कोई भी जगह से खून बह रहा है, उनके लिए परम संजीवनी है। और कोई भी महिला को प्रसूति के बाद 15 दिन, 10 से 15 दिन ये सालमली के फूल की भाजी खिलाई जाए तो गर्भाशय का श्रेष्ठ संकोचन होता है। तो प्रसूति के बाद जो पेट फूल जाता है ना, उनकी समस्या का निवारण, और गर्भाशय किसी को नीचे खींच जाता है, उनका निवारण भी ये है। गाय का गर्भाशय बाहर निकल आता है तो वो उनके फूल का उकाला बनाकर, सूखे फूल का 8 दिन पिलाया जाए तो उनका निवारण करता है। तो वो शिमला वृक्ष का फूल, जिसको गुजराती में सिमड़ो कहते हैं, उसकी जो तना, थड़ के ऊपर कांटे, ऐसे भिंगड़ा जैसे कांटे रहते हैं, वो उनकी पहचान है। और वसंत ऋतु के प्रारंभ में लाल रंग के फूल इसमें खिलते हैं, तब जंगल की जो सौंदर्य है वो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। इसके बाद सहजना, जिसको मोरिंगा कहते हैं, गुजराती में सरगवा कहते हैं, और वर्षा ऋतु के प्रारंभ में वर्षा जीवंतिका, वर्षा डोडी कहते हैं। उनमें बहुत सारे गुच्छे की तरह फूल आते हैं। ऐसे कांचनार वृक्ष, उनका फूल। बाद में आसुंद्रा वृक्ष जो कांचनार की प्रजाति है, उनका फूल की भाजी हमारे शरीर को परम रोग प्रतिकारक शक्ति प्रदान करती है और प्राण शक्ति बढ़ाती है। जिसको गोईदा, गुजराती में गुंदा कहते हैं, उनके फूल की भाजी
वो परम पित्त शामक है और हड्डियों को मजबूत करती है और बल की वृद्धि करती है। बाद में कुंवर पाठा, कुंवर पाठा को हिंदी में कुंवर पाठा ही कहते हैं ना, कुमारी, जो कुमारी घृत मिलता है, कुमारी आसव मिलता है, वो कुंवर पाठा और गरमाड़ो, गरमाड़ा को हिंदी में अमलसाद, उनका पीला फूल रहता है, वो ग्रीष्म ऋतु में खिलता है। वो फूल की सीजन पूरी होती है तब वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है। उनकी भाजी पाचन तंत्र की संजीवनी है। अगर हमारा आंत कमजोर है तो उनको कुंवर पाठे के ऊपर इतने गुलाबी रंग के कली जैसे फूल खिलते हैं, उनकी हम संभारा भी बना सकते हैं, उनकी सब्जी भी बना सकते हैं। भाजी का मतलब है सब्जी। और ये गरमाड़ा का फूल की भाजी जिसमें इतनी लंबी सींग होती है, मीठा गर्भ उनका रहता है और वर्षा ऋतु के ग्रीष्म ऋतु में उनके पीले फूल से वृक्ष छा जाता है, वो उनकी संजीवनी है। बाद में केरड़ा, जो केरड़ बोलते हैं, उनके फूल की भाजी है, वो हरस की परम संजीवनी है। हरस की समस्या है, उनको केरड़े के फूल की भाजी खानी चाहिए। और बाद में पलाश का फूल जो वसंत ऋतु में खिलता है, जिसको केसुड़ा बोलते हैं, उनके फूल की भाजी। और ऐसा ही कांटा सेड़ियों, वो वर्षा ऋतु में उनके फूल मिलते हैं, वो उनके फूल की भाजी है ना, वो पित्त शामक, कफ शामक है और आंखों की ज्योति बढ़ाती है और फर्टिलिटी और बल की वृद्धि करती है। क्योंकि पलाश का बीज है ना, वो बल वृद्धि और फलद्रुपता वृद्धि का, पुरुषत्व वृद्धि का परम औषध है। वही गुण उसमें होते हैं। तो वो तो सर्वत्र उपलब्ध है। वो जंगल में से हमें ट्रक भर के वो फूल चाहिए तो भी हमें एक दिन में मिल सकते हैं। तो उनकी भाजी भी हमारे लिए बहुत अच्छी संजीवनी है। उसी तरह बकुल, जिसको बोरसल्ली कहते हैं, और अर्जुन वृक्ष के फूल, वो हृदय रूप की परम संजीवनी है। और कमल पुष्प, जो हमारे तालाब में कमल छा जाते हैं, उनके फूल की भाजी मूत्रजन्य रोग, जिस बच्चे को पथारी में पेशाब हो जाता है, जिसको बार बार पेशाब जाने की आवश्यकता होती है, उनके लिए कमल पुष्प की भाजी, उनकी सब्जी परम संजीवनी है। सीता अशोक का फूल, जो सीता जी जिसके नीचे लंका में 6 महीना बैठी थी, वो सीता अशोक के फूल की भाजी मानसिक रोगों का परम औषध है। मानसिक रोग, डिप्रेशन को दूर करता है, मन को परम शांति देता है। ये है हमारी भारतवर्ष के विविध प्रकार के फूल वृक्ष और उनकी ये भाजी का विज्ञान हमारे सुश्रुत संहिता में हमारे ऋषियों ने बताया है। और आदिवासी सबसे ज्यादा, किसान नहीं खाते, आदिवासी लोग खाते हैं। मेरा परम सौभाग्य है, गिर के जंगल में जो हमारे गोपालक लोग हैं वो उनके फूल की भाजी खाते हैं। तो मैं तो 6 महीना गिर के जंगल में रहा, 3 साल आदिवासियों के साथ रहा, तो ये विविध प्रकार के फूल की भाजी हमने खाई है। और वो बनाने का आपको तरीका बताता हूँ। हर एक फूल लघु पाकी, मतलब तुरंत पक जाने वाला उनका गुणधर्म है। तो उनको ज्यादा पकाओगे तो उनका सभी गुण समाप्त हो जाता है। तो उनको जैसे गाय का घी, सभी भाजी गाय के घी में परम औषध है। न मिले तो तिल का तेल या सरसों के तेल में भी हम बना सकते हैं। बाद में मूंगफली का तेल, उसमें तेल में वो फूल डाल दो तो तुरंत आधा ही पकाना है, बहुत धीमी अग्नि से, धीमा अग्नि से पकाना है। और मान लो आधा पक गया तो ले लो, क्योंकि वो उसको तो हम कच्चा भी खा सकते हैं। फूल को, जिस फूल को हम कच्चा खा सके तो उनको ज्यादा पकाने की आवश्यकता है ही नहीं। आधा पक जाए तो तुरंत ले लेना है। हर एक फूल की भाजी 5 से 10 मिनट में बन जाती है। और उनकी गुण वृद्धि के लिए उसमें मूंग की दाल डाल सकते हैं। मूंग की दाल को गर्म पानी में 2 घंटे भिगो दो, बाद में फूल की भाजी के साथ उनको भी डाल दो, तो स्वाद की वृद्धि भी होगी और हमारी क्वांटिटी जो कम है उनकी मात्रा, तो मात्रा वृद्धि भी हो जाएगी। तो ऐसे हमने मूंग की दाल के साथ कांचनार के फूल की भाजी, वो गरमाड़ा के फूल की भाजी खाई है, वो तो बहुत स्वादिष्ट लगती है। और हर एक प्रकार की द्विदल, कठोर जिसको कहते हैं, चना, उड़द की दाल, तुअर की दाल, मूंग की दाल, चना का साग, मूंग का साग,
मुटका शाक, उनके शाक के साथ क्या करना चाहिए कि उनको गर्म पानी में हमें शाम को भिगो देना है। बाद में उनको जब सब्जी बनाए तो मान लो 80% सब्जी पक गई, तो उसमें कि हमने मान लो 500 ग्राम चना की सब्जी हम बना रहे हैं, तो उसमें 250 ग्राम इमली का फूल ग्रीष्म ऋतु में मिलता है, वो डाल दो। तो उनको बाद में 5-10 मिनट पकाना है। मान लो सब्जी बन गई है, इसके बन जाने के बाद कि भाई सब्जी पक गई है, तो बाद में इमली के फूल इतना डाल दो, तो उसमें स्वाद की वृद्धि हो जाएगी, स्वाद ब्रह्म आएगा, तुरंत पाचन हो जाएगा, और जो गर्मी की सीजन में लू लगती है हमें, उससे भी सुरक्षा मिलती है। तो हर ग्रीष्म ऋतु में हर एक द्विदल दाल या चना मूंग मूठ की सब्जी में हमें इमली के फूल डालकर खाना चाहिए। तो ये फूल की सब्जी का स्वाद हमने पाया है। देशवासियों, हमारा परम सौभाग्य है कि विविध प्रकार के फूल की सब्जी बनती है, वो भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है। वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप आयुर्वेद ग्रंथ का अध्ययन करें, कि फूल के गुण धर्म को जाने और फूल की सब्जी का ब्रह्मानंद प्राप्त करें, ऐसा आप सबसे निवेदन है। दमनिया साहब से पूछते हैं कि हमने जो बताया वो फूलों के गुण धर्म के बारे में आप आगे बताइए। आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान अध्याय 46 यानी 46वें अध्याय में हमारे जितने आहार वर्ग है उनका वर्णन किया गया है। सुख धान्य, समिधान्य, मांस, शाक, फलाश्रया। तो उसमें जो शाक वर्ग है उसकी विभिन्न पेटा विभाग किए गए हैं। उसमें एक आता है पुष्प शाक। तो पुष्प शाक के अंतर्गत बहुत सारे पुष्पों का वर्णन किया गया है। तो उसमें जब बारिश होती है, वृष्टि होती है, तो प्रारंभ में वाछटी उत्पन्न हो जाती है। जैसे बारिश होती है, उसके कुछ छींटे पृथ्वी पर गिरते हैं तो वाछटी उसमें पुष्प खिला देती है। उसका पुष्प का शाक उसको कहते हैं डोडी, वर्षा डोडी। हाँ, या जीवन महाजीवन वो वाछटी। हाँ, तो वाछटी के फूल की भाजी खाने से हमारे नेत्र की जो रोशनी है बहुत अच्छी बढ़ जाती है, और इतना स्वादिष्ट है उनकी भाजी। हम जब खाते हैं, हमारे मित्र ले आते हैं, तो उनके स्वाद की हम अनुभूति आपको अभिव्यक्त नहीं कर सकते, इतनी ही लाजवाब रहती है। वैसे मनसुख भाई ने अधिकांश जो पुष्प शाक है उनके शाक का गुणधर्म, उपयोग आदि के बारे में आपको बता दिया है। फिर भी चांगेरी की भाजी भी आती है, चांगेरी पुष्प की भाजी। वो जो बुध भ्रंश हो जाते हैं उनकी अचूक औषधि है। चांगेरी के फूल, सूर्यनाक और चांगेरी दोनों के फूल की भाजी भी ऐसे उपयोग करके हम उपयोग कर सकते हैं। बुध भ्रंश का मतलब प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम। जब बच्चे टॉयलेट जाते हैं तो उसके गुदामार्ग बाहर निकल जाता है, जैसे गर्भाशय बाहर निकल जाता है। तो मनसुख भाई ने बताया कि या तो सालमली, उसमें सिमरा, सालमली का फूल, सालमली का फूल, और वैसे ही कमल का फूल भी उसमें गर्भाशय भ्रंश में उपयोगी है। वैसे सूर्यनाक और चांगेरी के फूल की भाजी है वो बुध भ्रंश में बहुत उपयोगी है। वैसे बारिश होती है तो कली उत्पन्न हो जाती है, उसे मूसली भी बोलते हैं। उसमें प्रारंभ में सफ़ेद सफ़ेद पुष्प आ जाते हैं, उसके पुष्प की भी भाजी होती है। उसके पुष्प की भाजी हमें बल प्रदान करती है, शुक्र की अभिवृद्धि करती है, वृष्य रसायन, ऐसे उनके गुणधर्म बताए हैं। जब वृष्टि होती है तो उनके साथ साथ बहुत सारे फूल खिल जाते हैं, तो उस सभी फूलों की भाजी का हम अपने आहार में प्रयोग कर सकते हैं। उन प्रकृति ने हमें जो देन दी, जिस समय में जैसे जपा पुष्प होते हैं तो जपा पुष्प की भाजी भी बनती है। उनकी भाजी या सब्जी बना के खाने से लवण और सैंधव लवण और घृत के साथ समन्वित करके, जैसे हमारा सालमली पुष्प है दोनों प्रकार के पदर को ठीक करता है, वैसे जपा पुष्प यानी जासूद के फूल की भाजी खाने से भी दोनों प्रकार के प्रदर है वो ठीक हो जाते हैं। उनके सिवा जो कुछ सुगंधी पुष्प है जैसे तरुणी है, गुलाब के पुष्प की भाजी खाने से भी उनके सारे गुणधर्म है। जैसे सामक है, हृदय की शक्ति बढ़ाता है, हृदय की शक्ति बढ़ाता है, उनके सारे गुण बढ़ जाते हैं। वैसे मुकुल है या जाति पुष्प है, जाति को हम व्रण रोपण के लिए प्रयोग करते हैं। जिसे वनस्पति के गुणधर्म है पहले उसके पुष्प में ही सन्निहित रहते हैं, तो जो वनस्पति के जो गुणधर्म बताए हैं उसके पुष्प में पहले उत्पन्न हो जाते हैं। तो सुगंधी पुष्पों जैसे मल्लिका है, मोगरा है, उनके फूलों की भी भाजी बनती है। हमारे एक साहब है नरेंद्र गुजराती,
बहुत बड़े आयुर्वेद के वैद्य है और आयुर्वेद के गुरु भी है। वो बताते हैं कि अपना जो ये मोगरा आता है उनके फूलों का चूर्ण, मोगरे का फूलों का चूर्ण देने से प्लेटलेट तुरंत बढ़ जाते हैं, कुछ ही दिनों में बढ़ जाते हैं। तो बहुत ऐसे पुष्प है जिनका चिकित्सा में बहुत ऐसे उपयोग किया जाता है। ये मनसुख भाई ने बताया कि नक्तांध्या को दूर करता है। हमारा है एक यहाँ का हॉस्पिटल का लड़का जिनको नक्तांध्या था, अक्षय को दिया, तुरंत ठीक हो गया। तो उनके बाद हमने बहुत सारे नक्तांध्या के पेशेंट को लिए, वो सारे ठीक हो गए। और सिरोरोग भी ऐसा कोई नहीं है जिनके अनुसार इसका सेवन करने से, वैसे प्रतिशय भी है, इनके फूल के सेवन से ठीक हो जाता है। वैसे कुरंटक यानी जो अपना कांटा सेड़िया बोलते हैं, गिरनार पे जब जाते हैं तो बहुत सारे उनके फूल के बागान जैसे वो उसके पुष्प आते हैं। श्वेत सैरयक, रक्त सैरयक इत्यादि प्रकार के सैरयक रहते हैं। तो उनके फूलों की भाजी भी बनती है। तो उनके फूलों की भाजी हमें बल प्रदान करती है। हमारे स्नायु में जो शोथ दर्द रहते हैं उनको भी ठीक करते हैं। जैसे सहचर तेल हम अपने दर्दों के निवारण के लिए प्रयोग करते हैं, वैसे उनके फूल की भाजी बनाकर खाने से हमारे स्नायु जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाता है। जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है तो बहुत सारी शंखपुष्पी खिल जाती है। उस शंखपुष्पी के फूल की भाजी खाने से इतनी स्वादिष्ट भाजी बनती है शंखपुष्पी की, इसका वर्णन भी हम नहीं कर पाते क्योंकि अनुभूति का ही विषय है। जब आप समझो कि शंखपुष्पी का पुष्प उदय होता है तो सफेद चादर लग जाती है। प्रत्येक पौधे पर अनेक पुष्प और प्रत्येक पुष्प पर एक एक मधुमक्खियाँ, दो मधुमक्खियाँ उनके रस के आस्वादन के लिए आ जाती है। उनको पता चलता है कि उसमें कितना अमृत भरा है। उनके फूलों की भाजी खाने से हमारे अभी जो विषाद के बहुत सारे दर्दी, जो भय है, विषाद है, खेद है, डिप्रेशन इत्यादि जो रोग है, मानस रोग, उन सारी की सारी बीमारियां है, शंखपुष्पी है, ब्राह्मी है, उनके फूलों की सब्जी, मंडूक पर्णी है, उनके फूलों की सब्जी खाने से ऐसे मानस विकारों का भी शमन किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पुष्प वर्गों का वर्णन सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 46वें अध्याय में पुष्प वर्ग से किए हैं। तो ये सारे पुष्पों की भाजी बना के हमने भी देखा है। एक कांचनार के फूलों की भाजी खाते हुए और खिलाते हुए उनका हम गुलकंद भी बनाते हैं। जितने पुष्प है ना जिनकी भाजी बनती है उनके गुलकंद भी बनते हैं। हमने ये जो है उसका गुलकंद भी बनाया था, अगस्त्य पुष्प का। जिससे गुलाब का हम गुलकंद बनाते हैं तो वो पित्त शामक के हृदय रोग निवारक है। ऐसे इनके पुष्पों की भाजी बनाने से सिरो रोग है, ये प्रतिस्याय है और नक्तांध्या, ये सारे दूर हो जाते हैं। इससे कांचनार के फूलों से भी हम गुलकंद बनाते हैं। सब्जी कल्पना है, वैसे फूलों से सारी गुलकंद, क्योंकि उसको ज़्यादा तपाना नहीं है तो आतप में तपाकर हम गुलकंद भी निर्माण करते हैं। तो ऐसे सुगंधित पुष्पों का गुलकंद भी निर्माण करके लोगों को देना चाहिए। ये 2 कल्पना पुष्पों की होती है और उसके छाया शुष्क करके उसकी चूर्ण कल्पना भी बनाई जाती है। जैसे अगस्त्य पुष्प चूर्ण हम अपनी चिकित्सा में प्रयोग करते हैं, वैसे तरुणी पुष्प यानी गुलाब के फूल का भी हम प्रयोग करते हैं, वैसे सालमनी पुष्प का भी हम अपनी चिकित्सा में निरंतर प्रयोग करते हैं। तो इस पुष्प का चूर्ण भी बनता है, गुलकंद भी बनता है, सब्जी भी बनती है। और हमारे जीवन में हम बाजार में जाते हैं तो जो सब्जी मिलती है वो खा लेते हैं, लेकिन वो नहीं जानते प्रकृति हमें क्या देती है। उनके पुष्प हम सिगरू के पुष्पों की भी भाजी बनाते हैं और खाते हैं, इतनी वो स्वादिष्ट लगती है। उसके पुष्पों का चूर्ण बनाते हैं। तो विद्रदे सिगरू यानी सहजन, सरगवा, वो तो हमने बोला सरगवा के फूल की जो भाजी है बहुत खाते हैं। हाँ, वो विद्रदे की परम औषधि है। कैंसर में हम उनका प्रयोग करते हैं तो कैंसर की गांठें भी इनसे निवारण हो जाती है। तो हमारे शरीर के भीतर कहीं व्रण हो तो उसके व्रण का भी निवारण। वैसे हम जो मनसुख भाई ने बात किया अपने किंसुक का यानी पलाश पुष्प का, खाखरे का जो फूल आता है उनका भी गुलकंद बनता है। वैसे उसने बात किया अपना बकुल वृक्ष का भी गुलकंद बनता है। वैसे अशोक के बारे में अग्निदेव और वशिष्ठ का एक संवाद है। अग्नि पुराण के एक अध्याय में बताते हैं, त्वाम अशोकम हराभीष्टम मधुमास समुद्भवम शोक संतप्त सेवामी अहम माम अशोकम कुरु। हे अशोक, तू मधुमास यानी चैत्र मास में उत्पन्न होता, हराभीष्टम भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हो, शोक संतप्त सेवामी अहम, शोक से संतप्त होकर मैं आपका सेवन करता हूँ, तो मुझे शोक रहित कर। अगर चैत्र मास हो
शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो और पुनर्वसु नक्षत्र का योग हो, उस दिन अशोक के 8 कलिकाओं का, पुष्प के 8 कलिकाओं का प्राशन करने से वो व्यक्ति 1 वर्ष के लिए विषाद से रहित हो जाता है। वाह वाह वाह। हमने एक बार पुनर्वसु नक्षत्र और अशोकाष्टमी का शुभ संयोग था, अधिकांश ऐसे ही आता है योग, तो हमने अपने कैंसर को रोगियों को एक पुष्प के 8 कलियों का प्राशन किया, तो उनसे बहुत सारे रोग मरे। वैसे हमारा चैत्र मास आता है तो नीम के बहुत सारे पुष्प खिल जाते हैं, तो उसमें नीम पल्लव भक्षण हमारा त्योहार मनाया जाता है चैत्री नवरात्रि में। चैत्र गुड़ी पड़वा से लेकर चैत्र की जो नवरात्रि चलती है, उसमें उनके फूलों को कुछ जीरा है, नमक, सेंधव नमक है, सोरचल नमक है, अजमोदा है, उनके साथ मिश्रण करके चटनी जैसा बना के नीम कुसुम प्राशन की हमारी परंपरा चलती ही है, लोग खाते हैं। तो उनसे क्या होता है, नीम गुड़ी पड़वा से लेकर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर वैशाख शुद्ध सप्तमी तक, उसको निम्ब सप्तमी बोलते हैं, वैशाख शुद्ध सप्तमी को, तब तक एक नीम का पर्व चलता है। तो उसमें उनके गुणधर्म इतने सारे बढ़ जाते हैं, उस समय सेवन किया जाए तो पूरे साल के लिए न बुखार आएगा, डायबिटीज सीमित रहेगा, यानी तिक्त रस से समन होने वाले सारे व्याधियों पूरे वर्ष के लिए, अगर चैत्र मास में हमने नीम का प्रयोग कर लिया तो ये होता है। वैसे वो 1 महीना और 7 दिन करना है ना? 1 महीना नहीं, वो नवरात्रि के लिए प्रयोग है, लेकिन नीम के अंदर जो गुणधर्म भर जाते हैं वो 1.25 महीना रहता हाँ, है, 1.25 महीना और तक। लेकिन प्रयोग तो 9 दिन ही करना है। 9 दिन का 9 दिन के लिए हाँ, वो नीम का फूल हमें खाना है, जीरा के साथ और थोड़ा सा सेंधा नमक के साथ। हमारा एक और बहुत अच्छा ग्रंथ है व्रत और त्योहार, उसमें से हमारे पुराणों में से हमने बहुत सारे वनस्पति पर आधारित त्योहार है वो ढूंढ निकाले हैं। तो इसमें एक केवड़ा तीज आती है, केवड़ा तीज के दिन हम केवड़ा के पुष्प को ग्रहण करते हैं, वो भी बहुत अच्छे पित्त सामक है। वैसे चंपा षष्ठी आती है, उस दिन उसके फूलों की सुगंध, केवड़ा के फूल का में करना क्या है? केवड़े के फूलों का भगवान को चढ़ाते, भगवान के आधार पर उनका प्रयोग है, लेकिन उनका पांडु रोग के निवारण के लिए भी प्रयोग किया जाता है, वैध कर सकते हैं, रक्त वृद्धि के लिए। वैसे चंपा छठ आती है तो चंपे का फूल है, वो भी पित्त, सारे के सारे फूल है यानी पित्त सामक है, अधिकांश पुष्प है पित्त सामक है। तो चंपे का फूल है, चंपा षष्ठी आती है, केवड़ा तीज आती है, ये अशोकाष्टमी आती है, बहुत सारे त्योहारों का हमने आकलन किया है। 200 के अधिक त्योहार मनसुख भाई वनस्पति पर आधारित है और वो उसके पुष्प पर विशेष आधारित है। जैसे अशोकाष्टमी, तो उस समय तो अशोक उससे फूलों से हरा भरा रहता है, लदा हुआ रहता है, उसमें जाने से ही शोक मात्र का संतप्त हो जाता है। रामायण अरण्य कांड में एक प्रसंग आता है, राम सीता के विरह में हे राम हे राम हे राम हे सीते करते एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में माथे भटकाते थे। उसमें बताते हैं मोलसीरी यानी बकुल का वृक्ष आता है, सप्तपर्ण का वृक्ष आता है, तीसरे वृक्ष पे जाते हैं, वहाँ माथा भटकाता है, माथा पीटता है, लेकिन जब अशोक के पेड़ के नीचे आते हैं तो सीता का सारा विरह भूल जाते हैं। उसी समय उसको पंपा सरोवर का दृश्य भी देखते हैं तो उनसे भी उनकी खुशी बढ़ जाती है। तो ऐसे विरह को हमारे जो वृक्ष आधारित पुष्प के आधार पर निवारित किया जाता है, उनकी बहुत अच्छी थेरापी चल सकती है। हमारी एक बहन है दक्षिण गुजरात में, पटेल सरनेम है उसकी, उसने इस फूलों में, जैसे हमारी ज्योतिषमती है तो उनके फूलों डालकर वो कढ़ी बनाती है, सब्जी बनाती है। वैसे हमारे कुटज के फूलों है उससे कढ़ी बनाती है। वो आदिवासी महिला है। तो ज्योतिषमती मतलब माल काकड़ी, हाँ, माल काकड़ी के फूल, जिसके जो फूल की मात्रा कम मिलती है उनका हमें दिव्य गुण पाना है, तो उनकी सब्जी नहीं बन सकती छोटे छोटे फूल की, लेकिन उनको हम कढ़ी में डालकर उनका गुण की हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो उसने ऐसे वनस्पति के जितने पुष्प है और जंगली जितने औषधि है उन पर से बहुत सारे आहार कल्पनाएं निर्माण करी है, सब्जी बनाई है, उससे हलवा बनाया है। तो बहुत सारी ऐसी औषध आहार कल्पनाएं बनाई है जिनके माध्यम से हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अपने पास भी उनकी किताब है।
वाह देशवासियों, ये है हमारे भारत की दिव्य वनस्पति के फूलों की सब्जी का गुणधर्म। तो ये फूल मूंग की दाल के साथ जो 2 घंटे गर्म पानी में उसको पहले भिगो देना है, उनके साथ मिलाकर सब्जी बनानी है। फूल 2 हिस्सा होना चाहिए कि 100 ग्राम दाल है तो कम से कम 200 से 300 ग्राम फूल होने चाहिए। इस तरह संयोजन करके हम सब्जी बनाएंगे तो फूल का गुणधर्म मिलेगा, मात्रा बढ़ जाएगी भाजी की, सब्जी की, और हमें स्वाद की भी, दिव्य स्वाद की भी प्राप्ति होगी। तो इस तरह फूल का हम भाजी खा सकते हैं। हर एक जो मीठा फूल है जिसकी भाजी बन सकती है, उनका गुलकंद भी बन सकता है। उनका भी हम गुलकंद बनाकर उनका सेवन करके रोगों से मुक्ति पाए। तो इस तरह ये भाजी फूल की गुणधर्म पहचाने और इस पद्धति से हल्की आंच से बहुत कम समय में उनकी सब्जी बनाकर ये दिव्य आरोग्य की प्राप्ति करो। आपके मनसुख भाई सुवागिया।